वजह से मैं आराम से तैयारी कर पाया। ये तो उल्टी बात कह रहा हूँ, मैंने इसके ठीक विपरीत बात बोली थी। मैंने कहा चूंकि आपको कोई आशंकाएं नहीं थी, चूंकि आपके पास अतिरिक्त सुरक्षा थी, इस कारण आपने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, यह आपकी असफलता का मूल कारण। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। ये बताइए कि आप तो नीम का थाना इलाके से आते हैं और एस्ट्रोनॉमी में जो लोग रुचि रखते हैं वे अक्सर आपके क्षेत्र में जाते हैं स्टार गेजिंग के लिए। ये बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी क्लब्स की प्रिय जगह है। वहाँ जाकर उनका मानना है कि ज़्यादा स्टार्स अच्छे से दिखते हैं। क्या भौगोलिक या अन्य वजह होगी जिसकी वजह से आपका क्षेत्र स्टार गेजिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट जगह है? सर 1995 में सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसमें इंडिया में केवल एक लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर ये पूर्ण रूप से देखा गया था, जो नीम का थाना थी। तो जो ज्योग्राफिकल रूप से जो एक रीज़न तो ये है कि जो साइंटिस्ट ने एनालाइज करके जिस पॉइंट को जो लोकेट किया गया वो नीम का थाना था। इसके अलावा एक रीज़न है कि अरावली जो एरिया है उससे एक एल्टीट्यूड मिल जाता है, जिसके कारण वो ऐसा कर पाते हैं। चलिए ठीक है। राम भक्ति कृष्ण भक्ति में समाज के जैसे के तैसे बने रहने और ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में समाज में बदलाव लाने की जिजीविषाई इच्छा क्यों दिखाई देती है? सर निर्गुण भक्ति धारा का जो काव्य है उसमें काफ़ी हद तक इसका कारण उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जैसे कबीर नाथ परंपरा से आते हैं तो नाथ परंपरा में अखंडता का स्वभाव तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, जबकि जैसे सगुण भक्ति में अगर हम देखें तो तुलसी ने भी समाज को बदलने के लिए बात की है, यद्यपि स्वर कड़े नहीं रहे हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि वे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो एक कहीं ना कहीं वो एक आदर्शवाद जो दिखता है वो उसमें पोलाइटनेस आई जाती है। आदर्शवाद में तो अक्सर अखंडता आती है। ज़्यादा आदर्शवादी व्यक्ति तो पर्याय माना जाता है इस बात का कि वह परवाह नहीं करता समाज में क्या चल रहा है। दर्शन में क्या है? मूल असली बात पर नहीं पकड़ रहे हैं। ये अंतर दर्शन का अंतर है। क्या अंतर है द्वैतवाद और अद्वैतवाद में? ऐसा क्या अंतर है कि द्वैतवाद बुराइयों को समाहित कर लेता है, अद्वैतवाद उनसे टकराता है? सर इसमें भक्ति की प्रकृति भी एक कारण है कि जैसे जो सगुण भक्ति में जो तुलसीदास जी की जो भक्ति रही है वो दास्य भक्ति के रूप में रही है। ये भी वो तो सही है, तब उनकी दास्य रही है तो किसी की माधुर्य रही है। माधुर्य भी तो रही है, फिर तो माधुर्य भक्ति और प्रेम मार्गी शाखा में एक जैसी बात होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं है। यस सर। सर एग्जैक्ट कारण तो मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यस सर। किस तरह की समस्याएं हैं राजस्थान में? अगर मैं कहूँ कोई 3 पॉइंट आउट कीजिए तो। सर एक सोसाइटल लेवल पे अगर देखें तो एक सबसे बड़ी समस्या महिला साक्षरता को लेकर है। ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो अभी भी एक पेयजल की लगभग आधे से ज़्यादा राजस्थान में पेयजल की सबसे बड़ी दिक्कत रही है। तीसरी समस्या एक ये रही है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी राजस्थान के काफ़ी सारे पार्ट्स में जेट्रोफा की खेती करके बायोडीजल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी उसको लेकर अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, महिला साक्षरता में इतना मेरे ख्याल से नीचे से दूसरे रैंक पे है शायद, अगर लगभग 56 के आसपास परसेंटेज है। तो मतलब ऐसा क्यों है राजस्थान में? मतलब इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या है? सर इसके पीछे ऐतिहासिक कारण भी हैं और वर्तमान के कारण भी जिम्मेदार हैं। ऐतिहासिक कारणों में जो प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी समाज के साथ में वो प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है। जैसे राजशाही वहाँ पर अधिक रही है, लोकतंत्र की स्थापना आफ्टर इंडिपेंडेंस ही है, एक डेवलपमेंट लोकतंत्र का एक साथ में नहीं हुआ है, जिसके कारण महिलाओं की जो प्रगति हुई है वो मेरे हिसाब से सीमित तौर पर रही है। डॉक्टर हरविलास शारदा का नाम सुना आपने? नहीं सर, सॉरी नहीं सुना। शारदा एक्ट के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है ये महिला शिक्षा को लेके एक कानून पास किया गया था प्री इंडिपेंडेंस एरिया। किस ईयर? जानकारी है सर। किस ईयर में? सर ईयर ध्यान नहीं है। अच्छा, कुकिंग करते हैं आप? यस सर। कुकिंग नहीं लगता कि कुछ फेमिनिन टाइप की हॉबी है? सर ये देखने का दृष्टिकोण है, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल महिलाओं का ही ये फेमिनिन जॉब है। चलिए, एकेडमिक डायरेक्टर हैं आप समर्थ कैरियर इंस्टीट्यूट में? मतलब अभी नहीं है सर। अच्छा, अभी मैं छोड़ चुका। अच्छा, अभी नहीं है। 2018 तक शायद आप मतलब आपने लिख रखा है वहाँ पे। क्या रोल हुआ करता था वहाँ आपका? सर एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में सबसे पहला जो सबसे मेजर रोल था वो ये था फैकल्टी का रिक्रूटमेंट।
ओके। और इसके बाद में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, करिकुलम डिज़ाइन, इसके साथ ही पेरेंट्स और के बीच में एक की चेन के रूप में मैं काम करता था कि बच्चों की प्रॉब्लम्स और हमारे एंड से जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो आती है उसको मैं देखता था। तो फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में क्या देखते थे आप, किस चीज़ को प्रायोरिटी देते थे? सबसे पहली प्रायोरिटी यही था कि वहाँ का जो एरिया है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि बेसिक्स जो है वो काफ़ी वीक है बच्चों का। तो और आईआईटी और नीट ऐसा एग्जाम है जिसका लेवल जब तक आप रीच नहीं कर सकते जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बच्चों तक पहुंचाना, ये सबसे मेजर फैक्टर रहता था फैकल्टी को डिसाइड करने का। ओके। एक्चुअली हम लोग के पास बहुत से कैंडिडेट आए हैं, कुछ तो आपसे 10 या 12 साल छोटे भी हैं मुझे लगता है। तो क्या वजहें हो सकती हैं कि हम आपको प्रेफरेंस दें और उनको नहीं? सर एक वजह तो यही होगी कि मेरा एक्सपीरियंस जॉब का उनसे बड़ा ही होगा डेफिनेटली, अगर वो मेरे से 10 साल छोटे हैं तो। जिसमें मैंने डिफरेंट एक्सपोजर भी लिया है, लाइक कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स से संवाद करना, पेरेंट्स से डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स को समझना, प्रॉब्लम्स को उनको आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व आउट करना, छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तक को मैंने हैंडल किया है एकेडमिक लेवल पे। तो उसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव। एक रीजन हो गया आपका एक्सपीरियंस। yes, और अगर एक्सपीरियंस को देखें तो फिर आप कम सर्व भी तो करेंगे आगे जाके, और जो कैंडिडेट छोटा है वो 10 साल ज़्यादा सर्व करेगा हमें, तो जो बाद में सर्व करेगा हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा मुझे लगता है। सब पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली करियर वाइज, ग्रोथ वाइज जिनकी एज कम है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस होगा या जितना भी मेरा टेन्योर होगा उसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, सेम मान लीजिए आप ही के जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उसी ट्रेड्स का कोई कैंडिडेट आता है लेकिन एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, तो मुझे उसे वरीयता देनी चाहिए? सर ये आपके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, अपनी 2 कमियां बता दीजिए। डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, अपनी 2 कमियां बता दीजिए जल्दी से। सर मेरी पहली कमी तो ये है कि मुझे जब तक अच्छा खाना नहीं मिलता तब तक मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनहाइजेनिक फूड मैं फिर या तो खाऊंगा नहीं या फिर खुद से कुक करके खाना पसंद करूंगा। अच्छा, मतलब हाइजेनिक फूड? हाइजेनिक प्लस जो मुझे पसंद है। ओके, चूजी हूँ मैं काफ़ी खाने को लेके। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ कि लाइक कि अगर मुझे कुछ हेल्प भी चाहिए होती है तो एकदम से मैं डायरेक्टली फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बताता हूँ कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। विवेश। यस सर। अभी आपने बताया सर से जैसी बात हो रही थी कि कुछ कैंडिडेट 10 साल आपसे छोटे भी हैं, तो आपको इस बात की खुशी है या दुख है कि आप उनसे 10 साल बड़े हैं? सर खुशी और दुख का मिश्रित रूप ही है। ये तो बचने वाली बात हो गई। नहीं सर, बचने वाली नहीं। दुख इस बात का है कि हाँ मतलब तो फिर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि उनके पास एज ज़्यादा है सिविल सर्विसेज को लेकर? करियर ग्रोथ वाइज सर है, क्योंकि उनका टेन्योर डेफिनेटली ज़्यादा होगा मेरे से। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग। अच्छा मुझे बताइए कि आपके फादर रिटायर्ड हैं? यस सर। मदर हाउसवाइफ हैं, कोई रिटायरमेंट एज सेट की है आपने घर में मदर के लिए? वो हाउसवाइफ रहेंगी हमेशा? सर एज तो सेट नहीं की है, लेकिन हाँ चीज़ें बदल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पापा का लोड आफ्टर रिटायरमेंट काफ़ी कम हो गया है, तो अभी जैसे मेरे बड़े भाई हैं तो उनका लोड भी काफ़ी कम हो गया आफ्टर। तो फिर पापा को भी हाउस मेकर लिख देते हैं ना, फिर दोनों हाउस मेकर हो गए ना अब तो? अभी हाँ, अभी तो दोनों हाउस मेकर। यस सर। कोई बात नहीं। उसमें था कि जो फॉर्म में जो लिखा हुआ था वो ये था कि इफ़ अगर कोई पोस्ट हेल्ड की है तो वो मेंशन करनी होगी आपको इस चीज। जी विवेश। यस। कैसा लग रहा है और कहाँ आपको लग रहा है कि सर अभी थोड़ी सी गड़बड़ है? करंट अफेयर्स का एक तो मेजर। ठीक है। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी हैं, और सर आप बताएं। विवेश देखिए, आपके इंटरव्यू में 2 मोर्चों पर आपको काम करना है। आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपने लगातार संघर्ष किया है, अंततः पहुँचे हैं इंटरव्यू बोर्ड तक। तो अगर पहुँचे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल ठीक से कीजिए, ठीक है ना? अगले साल के लिए नहीं टालेंगे, इसी बार इसे निकालने के मूड से निकाल कीजिए। मेरी सलाह 2 मोर्चों पर है। एक तो ज्ञान का, सूचना का क्षेत्र है, वो आसान मोर्चा है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा किन एरियाज़ में और पढ़ने की ज़रूरत है। मसलन आपको पता है कि आईआर में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। यस सर। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, और बजट वगैरह जो आसपास की घटनाएं उनको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये तो उम्मीद की ही जाएगी बेसिकली कि कम से कम इतना देखा है। तो वो आप देख लेंगे। एक मोर्चा है जो कि रिलेटिवली आसान है, क्योंकि आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया बचा है। यस सर। दूसरा एरिया जो है वो
उसे आप कम्युनिकेशन कहें या प्रेजेंटेशन कहें, ये वाला हिस्सा। प्रेजेंटेशन के 2 पक्ष हैं, एक तो आप कैसा दिख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और आपकी पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। अभी चूंकि बोर्ड मेंबर्स के हाथ में जैसे ही आपका डेफ आएगा, वो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है ना, फिर आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे। अगर उम्र और पर्सनैलिटी में वो मैच दिखाई देता है, जो कि अभी दिखाई दे रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा निराश होंगे। ओके, बात समझ में रही है? क्योंकि अगर वही वाली बात है कि अगर उनके पास विकल्प होंगे तो वो कहेंगे कि भाई हम एक यंग कैंडिडेट को क्यों ना ले लें। अब आप अपनी उम्र तो कम कर नहीं सकते, वो आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। अभी क्या लग रहा है, अभी या तो टाइम ज़्यादा हो गया, उस वजह से एक तरह का फटीग दिखाई दे रहा है, ओके, एक तरह की थकान दिखाई दे रही है, एनर्जी लेवल हाई, एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे जा रहा है, तो आप इस एनर्जी लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है ना। हेयर स्टाइल और इन सब में ऐसा प्रपोज रखेंगे जिसमें कि थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाई दे, ठीक है ना, उससे आपको फायदा होगा। बाकी एक आध जगह पर कुछ वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा निकलता है जो कि जैसे 1 मिनट रिकॉल कर लेता हूँ, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है ना, आपको अनुमान हो गया होगा बोलते समय भी कि ये गलत तरीका है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट मोड होना चाहिए, रिक्वेस्ट मोड होना चाहिए, आपको अनुमति मांगनी चाहिए और बिल्कुल विनम्रता के साथ अनुमति मांगनी चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। बाकी बाय एंड लार्ज चीज़ें हैं पकड़ में, पर यह है कि बीच बीच में एक आध जगह पे जहाँ अच्छी स्माइल आनी चाहिए वहाँ पे नहीं आ रही, किसी किसी जगह पर इनअप्रोप्रिएटली आ जा रही है, ओके, जहाँ नहीं आनी चाहिए वहाँ आ जा रही है, उसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। वैसे सामान्यतः आपके साथ ये अच्छा है कि एक आध जगह को छोड़ दे, तो जो प्रश्न आपको नहीं आते आप उनके लिए मना कर देते हैं, विच इज़ गुड। एक आध जगह को छोड़ के जिन जगहों पर आप अटेम्प्ट करते हैं, कभी कभी आपने ऐसा किया जब आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, फिर भी आप उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, उससे थोड़ा सा बच लें। बाकी चीज़ें ठीक है, ठीक है। इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड एरिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब इस तरह से मत देखिएगा कि बहुत टाइम लगे, यस सर, लेकिन कुछ 2-4-5 घंटे नेटवर्क पे देख के थोड़ा सा एक छोटी सी समझ बना लीजिएगा इंट्रोडक्टरी, ठीक है ना। यस सर, बाकी चीज़ें ठीक है, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।